दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त आनंद शर्मा। आज हम एक नई यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। एमपीपीएससी मेंस में जो हमारा तीसरा पेपर है उसके पार्ट बी की दूसरी यूनिट, और इसमें कंप्यूटर और गणित हमें पढ़ना है। मेरा बीएससी कंप्यूटर साइंस से रहा है जिसमें गणित विषय भी था, तो मुझे लगा क्यों ना इस यूनिट को पहले करवा दिया जाए। इससे पहले हम यूनिट 2 कवर कर चुके हैं, पेपर फर्स्ट के इतिहास वाले भाग की। आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, सभी 16 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और सभी वीडियो टू द पॉइंट है बिल्कुल। उसमें सारे टाइम को अगर जोड़ा जाए तो लगभग 5 घंटे में पूरी यूनिट खत्म करवा दी गई है और सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने शामिल किया है। आप किसी भी वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। मेरे शॉर्ट नोट्स फॉर्मेट में पीडीएफ से उसमें पढ़ाया है और वैसा ही मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर। दोस्तों, आप सिलेबस पर नज़र डालिए। यूनिट 2 तीसरे पेपर के पार्ट बी की यूनिट 2 है। उसमें जो कंप्यूटर वाला भाग है कंप्यूटर विज्ञान का, उसमें पहला बिंदु है कंप्यूटर के प्रकार, विशेषताएं तथा पीढ़ियां। तो कंप्यूटर के प्रकार वाला टॉपिक आज हमने लिया है और इसके साथ साथ विशेषताएं भी हम चर्चा में लेंगे। कंप्यूटर के प्रकार पढ़ने से पहले आवश्यक है कि थोड़ा कंप्यूटर के बारे में जान लिया जाए। वैसे तो आप सभी लोग जानते ही हैं, सभी स्नातक किए हुए हैं, तो इतनी समझ तो आपकी है, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ। मित्रों, कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है और कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। ठीक है, इस प्रकार कंप्यूटर को हिंदी में हम संगणक कह सकते हैं, यानी जो गणना करने का काम करे। तो कंप्यूटर की सीधी सी सिंपल सी परिभाषा क्या बन जाएगी? ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो गणना करने का कार्य करती है वो कंप्यूटर है। गणना करके वांछित परिणाम देंगे। हम क्या करेंगे? कंप्यूटर को इनपुट देंगे कि आप इनकी गणना कीजिए, फिर कंप्यूटर महोदय गणना करेंगे और हमें आउटपुट देंगे। तो यही बस सारा मैकेनिज्म है कंप्यूटर का और इसी का विस्तारित रूप हम आगे चर्चा में लेंगे। तो ये तो आपको क्लियर हो चुका है। अब क्या उपयोग है कंप्यूटर का? मित्रों, वांछित परिणाम के लिए डेटा प्रोसेस करना। वांछित परिणाम से क्या तात्पर्य है? आपको क्या परिणाम चाहिए? जैसे मान लीजिए बहुत सारा डाटा आपके पास है, अलग अलग छात्रों के बारे में आपके पास जानकारी है और वो जानकारी सेपरेट है, जैसे छात्र का नाम, गांव का नाम, उसकी उम्र, उसकी कक्षा, उसका माध्यम, सभी जानकारी है। और आपको वांछित परिणाम ऐसे चाहिए कि हमें ऐसे छात्रों की लिस्ट तैयार करनी है जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है या 15 साल से ऊपर है, या जो हिंदी माध्यम के हैं या जो आर्ट्स संकाय से आते हैं। तो वो वांछित परिणाम के लिए ही हम डेटा प्रोसेसिंग करते हैं कंप्यूटर में और परिणाम प्राप्त करते हैं। और फिर वो जो डेटा प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट आता है उसको हम सेव भी कर सकते हैं, यानी उसका भंडारण भी कर सकते हैं। तो यही उपयोग है कंप्यूटर का ओवरऑल। अब इसी का विस्तारित रूप अलग अलग जगह हमें देखने को मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो डाटा को क्या करता है कंप्यूटर? सबसे पहले डाटा का संकलन करना है ना, इसके बाद संचयन करना, संकलन करते हैं, फिर हम डाटा को इकट्ठा करते हैं, स्टोर। संकलन यानी कि कलेक्शन करना, संचयन अर्थात स्टोर करना, फिर संसाधन अर्थात प्रोसेसिंग, डाटा को प्रोसेस करना, और फिर निर्गमन आउटपुट प्राप्त करते हैं हम। इसे ही डाटा प्रोसेसिंग की कंप्लीट प्रोसेस कहा जाता है और इसी सिद्धांत पर, कॉन्सेप्ट पर कंप्यूटर काम करता है। संकलन अर्थात इनपुट डिवाइस द्वारा डाटा संकलित करता है कंप्यूटर, हम उसे डाटा देते हैं। फिर उसका संचयन अर्थात उसे मेमोरी में सेव कर देता है। फिर सीपीयू द्वारा प्रोसेस होती है जिसमें एएलयू, सीयू और एमयू यानी मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, आप आगे मैं इसको भी बताऊंगा आपको। इससे डाटा प्रोसेस होता है और फिर वो डाटा वांछित परिणाम के रूप में आउटपुट देता है हमें कंप्यूटर। तो निर्गमन उन्हें हम हिंदी में बोल सकते हैं, आप अंग्रेजी शब्द लिख सकते हैं चाहे तो। डाटा कलेक्शन, डाटा स्टोर, डाटा प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ठीक है मित्रों, अब मैं बार बार डाटा डाटा बोल रहा हूँ तो आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये डाटा है क्या। मित्रों, डाटा अव्यवस्थित आंकड़ों या तथ्यों को कहा जाता है, अर्थात जो व्यवस्थित नहीं है।
किसी भी विषय वस्तु के बारे में आपके पास कोई जानकारी है उसे हम डाटा कह देंगे। और वो डाटा व्यवस्थित नहीं हो, कुछ भी डाटा है तो वो व्यवस्थित ना होना उसे हम डाटा बोल देंगे। अब ये डाटा दो प्रकार का सामान्यता माना जाता है, एक होता है न्यूमेरिकल डाटा और दूसरा अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। मित्रों, न्यूमेरिक डाटा अर्थात जो डिजिटल रूप में होता है 0 से 9 तक के अंकों के रूप में, और जो अल्फ़ा न्यूमेरिक है इसमें अंकों के साथ साथ अक्षर और चिन्हों को भी समाहित किया गया है। एक उदाहरण के द्वारा हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे न्यूमेरिकल डाटा है, इसमें किसी के रोल नंबर है, उदाहरण के लिए 10, 25, 50 ये रोल नंबर है, तो ये सारे डिजिट के रूप में है, इसे हम कहेंगे न्यूमेरिकल डाटा। किसी राज्य की जनसंख्या है, जैसे 7,26,26,809 मध्य प्रदेश की जनसंख्या, ये डाटा क्या है, न्यूमेरिकल डाटा हो गया, है ना। कोई प्राप्तांक है। और अगर अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा की हम बात करें तो उसमें कोई पता, एड्रेस, जैसे 46 विवेकानंद नगर, आगर मालवा। अब इसमें क्या आ गया, अंक भी हैं, अक्षर भी हैं और कोई चिन्ह भी हो सकता है, तो इन्हें हम कहेंगे अल्फ़ा। तो ये दो प्रकार के हम डाटा को वर्गीकृत कर सकते हैं। आगे बात करेंगे सूचना की। मित्रों, डाटा और सूचना में क्या अंतर है, ये प्रश्न अक्सर बन जाता है और ये जान लेना भी आवश्यक है हमारे लिए। अगर डाटा अव्यवस्थित है तो फिर वो डाटा है, लेकिन डाटा को जैसे व्यवस्थित कर दिया जाए तो वो सूचना बन जाती है। अब आप उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आती है कि बहुत सारे स्थान हैं, मान लीजिए ABCDEFG बहुत सारे स्थान हैं, तो एक ही ए में इतनी बार इतने लोग साक्षर है, बी में इतने हैं, सब है। अब वो सारा एक डाटा रॉ मटेरियल कहा जाएगा, लेकिन उसको हम व्यवस्थित कर दें, व्यवस्थित यानी उन सभी लोगों की शिक्षा का औसत निकाल दें और उस क्षेत्र की साक्षरता दर निकाल लें, तो हम उसे कहेंगे ये हमें सूचना मिल गई कि अमुक स्थान की साक्षरता इतनी है, तो ये सूचना में बदल जाता है। यानी व्यवस्थित डेटा को ही हम सूचना कह देते हैं। प्रोसेसिंग के पश्चात जो आउटपुट मिलता है उसे सूचना बोल देते हैं। ठीक है मित्रों, और आपको पता है कंप्यूटर का जो सिस्टम है, प्रणाली है, कंप्यूटर प्रणाली वो कैसे काम करती है। इसमें एक इनपुट यूनिट होती है, एक होता है CPU जिसे संसाधन यूनिट कहते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट, और तीसरी आउटपुट यूनिट। आपके आसपास दफ्तर में, घरों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में आप कंप्यूटर देखेंगे तो उसमें यही सब दिखेगा। आपको सामने मॉनिटर दिखेगा, कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस लगे दिखेंगे और बगल में एक CPU नज़र आएगा। तो ये सब मित्रों कंप्यूटर के घटक माने जाते हैं। अब आइए इन पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे हमारे मूल टॉपिक कंप्यूटर के प्रकारों पर आ जाएंगे। इनपुट यूनिट यूज़र से डेटा प्राप्त कर CPU तक इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करने का काम करने वाला जो उपकरण है, जो यंत्र है, उसे हम इनपुट यूनिट कह देते हैं। मित्रों, ये इतनी सी परिभाषा आपको लिखनी है। आगे सिलेबस में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस है, उसे हम विस्तार से अलग क्लास में चर्चा करेंगे, अभी मैं आपको बस समझा रहा हूँ। मित्रों, एक कॉन्सेप्ट होता है GIGO, गीगो। ये क्या बोलता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, अर्थात ऐसी अवधारणा जो ये बताती है कि अगर आपके इनपुट में त्रुटि रहेगी तो निश्चित रूप से आउटपुट में भी त्रुटि रहेगी। मित्रों, यह सिर्फ कंप्यूटर का ही एक अवधारणा नहीं है, हम हमारे जीवन में, हमारे अध्ययन में भी देख सकते हैं। आप अभी अध्ययनरत हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इनपुट, अपने माइंड में इनपुट में कचरा डालोगे, अनावश्यक चीज़ों को पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे नहीं, तो जब आप आउटपुट दोगे, आंसर राइटिंग करोगे, तो भी वहाँ पर गार्बेज आना है। तो ये बात याद रखो, कचरा नहीं पढ़ना है, शुद्ध कंटेंट पढ़ना है, अच्छे स्थान से पढ़ना है, सेलेक्टेड पढ़ना है और रिवाइज करना है बार बार। निश्चित रूप से सफल होंगे हम एक दिन। CPU की यदि हम बात करें तो ये एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप ही होती है दोस्तों, जो डाटा प्रोसेसिंग करती है। हम डाटा देते हैं कंप्यूटर को, उसमें प्रोग्राम लोड होते हैं, उन प्रोग्राम के अनुसार वो डाटा प्रोसेस किया जाता है और फिर आउटपुट दिया जाता है। मित्रों, CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं और इनमें 3 घटक मुख्यतः होते हैं, ALU, CU और MU। ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक
यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को हम अंक गणितीय व तार्किक गणना के लिए उपयोग में लाते हैं। अंक गणितीय गणना अर्थात 2+2, 2-2, कुछ भी करना हो, गुणा करना हो, भाग करना हो। तार्किक गणना का मतलब है मित्रों, दो डाटा की हम तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ए बी सी डी, इन चारों में बड़ा कौन है छोटा कौन है, वो तर्क लगाना। ये सब गणनाएं कंप्यूटर एएलयू के माध्यम से करता है। अब हम बात करें सीयू की, तो ये कंट्रोल यूनिट होती है। कंट्रोल यूनिट का तात्पर्य है कंप्यूटर के सभी अंगों में सामंजस्य बिठाने वाली यूनिट, यानी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसर के बीच तालमेल बिठाने का जो काम करती है, उस यूनिट को कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। इसके बाद बात करें यदि मेमोरी यूनिट की, तो मेमोरी यूनिट आप जानते ही हो, यानी स्मृति, हिंदी में कहें तो स्मृति इकाई। ये क्या करेगी, डाटा को स्टोर करने का काम करेगी। जैसे ही हम कंप्यूटर में डाटा देते हैं उसको स्टोर करती है, प्रोसेसिंग के बाद का डाटा स्टोर किया जाता है, ये मेमोरी हो गई। मेमोरी हमारे सिलेबस में दी हुई है, तो हम प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी बड़े विस्तार से समझेंगे अलग लेक्चर में। हम टू द पॉइंट सिलेबस में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आप आज ही अभी सिलेबस देखिए, उसी अनुसार मैं क्लास को डिजाइन कर रहा हूँ, और स्टार्टिंग से जैसे जैसे टॉपिक दिए हुए हैं उसी हिसाब से हम पढ़ते जाएंगे, और जल्द ही इस यूनिट को भी कंप्लीट कर लेंगे। मित्रों, आउटपुट डिवाइस की यदि हम बात करें, तो सीपीयू से डेटा लेकर उसे यूज़र के समझने योग्य बनाता है ये कंप्यूटर। ये डिवाइस जो होता है आउटपुट यूनिट का क्या काम है, आप समझ गए होंगे कि सीपीयू को जो डाटा दिया जाता है प्रोसेसिंग करने के लिए, वो डाटा आउटपुट डिवाइस द्वारा ही यूज़र के समझने योग्य बनाया जाता है। कंप्यूटर की भाषा को तो हम समझते नहीं है, तो ये आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, है ना, प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट करता है हमारे डाटा को। स्पीकर हो गया, कोई गाना हम सुनते हैं समझ जाते हैं। मॉनिटर पे हम चित्र देख पाते हैं, आउटपुट देख पाते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब कंप्यूटर आपके माइंड में आ चुका है कि ये क्या भला है। आज के युग का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार कंप्यूटर माना जा रहा है, जिसने जीवन को अत्यंत आसान कर दिया है मित्रों। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे आ जाते हैं, जो हमारा सिलेबस का पहला टॉपिक है, यानी असली स्टडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी, और प्रश्न भी यहीं से बनेंगे। पीएससी सिलेबस के इर्द गिर्द ही रहता है। मैंने बहुत गहन विश्लेषण किया है प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों का, तो मैं आपको बता देता हूँ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आइए मित्रों, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में वैसे तो कंप्यूटर का वर्गीकरण करना इतना आसान नहीं है। कैसे वर्गीकरण करोगे, उनका क्या प्रकार हुआ कंप्यूटर का, लेकिन हम कुछ बेसिस पर, कुछ आधारों पर कंप्यूटर का वर्गीकरण कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो हम पहला आधार लेंगे मैकेनिज्म, अर्थात कार्य प्रणाली, यानी किसी कंप्यूटर की कार्य प्रणाली कैसी है। क्या वो एनालॉग सिग्नल दे रहा है, क्या वो डिजिटल गणनाएं कर रहा है, क्या वो दोनों प्रकार की गणनाएं कर रहा है। तो इसमें हम 3 प्रकार के कंप्यूटर देखेंगे, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, मैं आपको बताऊंगा। दूसरा आधार हमने चुना है उद्देश्य, अर्थात पर्पस, यानी पर्पस क्या है। मुख्यतः पर्पस 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक जनरल पर्पस और एक स्पेसिफिक पर्पस हो जाता है। जनरल पर्पस यानी सामान्य डाटा प्रोसेस करना, वर्ड प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट बनाना, तो ये हो जाएगा सामान्य। और विशेष पर्पस में आपको पता है शोध अनुसंधान होता है ना, अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे बड़े बड़े बहुत सारी चीज़ें आती है, वो 2 प्रकार के यहाँ हम पढ़ेंगे। तीसरा है आकार व क्षमता के आधार पर। मित्रों, जब से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है, विभिन्न 5 और 6 लगभग पीढ़ियाँ हुई है, इनमें कंप्यूटर का क्षमता निरंतर बढ़ती गई है, गति निरंतर बढ़ती गई है, आकार निरंतर छोटा होता गया है। तो इस आधार पर भी कंप्यूटर को मिनी, मेन फ्रेम, माइक्रो, सुपर कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, बहुत सारे अलग अलग, पाम टॉप, लैपटॉप, डेस्कटॉप, तो इनको हम समझेंगे। यहाँ से आपको बड़े ध्यान से जुड़े रहने की और सुनने की आवश्यकता है, और साथ साथ आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, या एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं। अब हम कार्यप्रणाली के आधार पर सबसे पहले कंप्यूटर को समझेंगे। कार्यप्रणाली अर्थात मैकेनिज्म, इसके आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। नंबर 1 होता है एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, भौतिक राशियों का माप एनालॉग सिग्नल में व्यक्त करता है। जैसे घड़ी हो गई,
तो घड़ी क्या बताती है, एनालॉग आपने कांटे वाली घड़ी देखी होगी, वो डिजिटल अंक नहीं दिखा रही है हमें, हाँ उस पर लिखे जरूर है अंक साइड में, वो हमने लिखे हैं, पर घड़ी क्या बता रही है, वो घूम रही है 360 डिग्री, उनके कांटे घूम रहे हैं और हम अनुमान लगा रहे हैं कि अगर 90 डिग्री का कोण है घंटे और मिनट की सुइयों के बीच, तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि 9 बजे हैं या 3 बजे हैं, है ना मित्रों, वो देख करके। तो ये एनालॉग सिग्नल कहलाता है। तो ये अनुमानित परिमाप देता है। तो ये जो पहले के कंप्यूटर आए थे वो एनालॉग कंप्यूटर ही थे। इसके बाद द्विआधारी प्रणाली आई और डिजिटल कंप्यूटर अस्तित्व में आया। ये 0 या 1 पर आधारित होते हैं और ये इसी पर इनका प्रोसेसिंग चलती है मित्रों। ओ का मतलब यानी 0 का मतलब ऑफ होता है, 1 का मतलब ऑन कहा जाता है। तो इस पद्धति पर आधारित कंप्यूटर को हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। फिर आया हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड का तात्पर्य होता है संकरित, संकरण होना, यानी दोनों का मिला जुला स्वरूप। तो एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों को मिला दिया जाए तो हाइब्रिड कंप्यूटर कहला जाएगा। उदाहरण के लिए एनालॉग डिवाइस से रोगी के परीक्षण करने के बाद डिजिटल रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है मित्रों, बहुत सारे डिवाइस ऐसे होते हैं जो मरीज के शरीर में लगा दिए जाते हैं, वो शरीर के तापक्रम को या अन्य किसी इनपुट को ग्रहण करते हैं, फिर उसका प्रोसेस करते हैं और जो आउटपुट देते हैं वो आंकड़ों के रूप में देते हैं कि इस शरीर का इतना 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 इसका बीपी है, इतना इतना, तो उसको क्या कहेंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी दोनों इनपुट या आउटपुट कुछ भी एनालॉग और डिजिटल दोनों में से अलग अलग रूपों में एक साथ दर्शाने वाला कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। ये आपने कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण समझ लिया। अब हम आ जाते हैं उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। मित्रों, मैंने आपको बताया था सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हम क्या क्या लेंगे, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग करना हो, आपको कोई सा डॉक्यूमेंट बनाना, जैसे एक एप्लीकेशन लिखना है, टाइप करना है, तो आप सीधा MS वर्ड खोलोगे और बनाओगे, आपका सामान्य उद्देश्य पूरा हो जाएगा। आपको कोई डाटाबेस बनाना है, यानी स्वयं की स्थिति का डाटाबेस बनाना है, मान लीजिए आपकी पढ़ाई का टाइम टेबल हो या आपका सिलेबस से रिलेटेड कितना कंप्लीट हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कौन कौन से सोर्स से आप पढ़ रहे हैं, ऐसी आपकी लिस्ट बना रहे हैं, डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। ये तो मैंने छोटा उदाहरण बताया, लेकिन सामान्य उद्देश्य ये भी होता है कुछ बड़े एरिया का, किसी कार्यालय का डेटाबेस हम बना के नहीं रखते हैं क्या, कि गत वर्ष कितना प्रोडक्शन हुआ था, कितना एक्सपेंडिचर, कितना इनकम, सब चीज़ें, वो डाटाबेस बनाना जनरल पर्पस में ही आता है। इसके अलावा अन्य गणनाएं करना। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर की हम बात करें तो इन कंप्यूटरों में सहायक उपकरण जोड़ दिए जाते हैं। जैसे रिकॉर्ड करना है तो माइक्रोफोन जोड़ दिया, डीजे बजाना है आपको तो बड़े बड़े स्पीकर को हम उसमें जोड़ देते हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष, मान लीजिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में आप विशेष उद्देश्य कंप्यूटर बना रहे हो, तो आप क्या करोगे, सैटेलाइट से कनेक्ट करोगे कि नहीं करोगे, एंटीना से कनेक्ट करोगे कंप्यूटर को, बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। कृषि में आपको करना है तो आप क्या करोगे, अन्य ऐसे उपकरण जो कृषि के क्षेत्र का इनपुट ग्रहण कर सके उनसे उनको जोड़ोगे, तो इन्हें कहेंगे विशेष उद्देश्य कंप्यूटर। तो ये दूसरा आधार भी आपको क्लियर हो गया, आप वहाँ लिख भी देंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्षमता या आकार के आधार पर कंप्यूटर। देखें दोस्तों, ये बहुत सारे कंप्यूटर आपके सामने नाम लिखे होंगे, ये क्षमता और आकार के आधार पर इतने टाइप के होते हैं, और भी टाइप हो सकते हैं, अलग अलग नाम जैसा यूज़ कर रहे हैं वैसा हम नाम दे देते हैं कंप्यूटर को। पर जो जो आपको ध्यान से पढ़ना है और परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, उनमें माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, ये 3 तो पढ़ना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर हमें थोड़ा देखना है, ये 4 आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा इसके बारे में भी कर लेंगे ताकि आपको 2 मार्कर लिखने में समस्या ना हो। यह पूरा प्रश्न कंप्यूटर के प्रकार में आता है 10 नंबर का, तो आप आसानी से हैंडल कर सको। बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर की। दोस्तों, 70 का दशक कंप्यूटर के विकास के लिए ऐतिहासिक दशक था। इस समय माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था और इसने क्रांतिकारी परिवर्तन कंप्यूटर के फील्ड में लाया था। काफ़ी छोटा आकार हो गया था मित्रों, और जो अत्यंत महंगा कंप्यूटर हुआ करता था वो सस्ता बन गया था। ये चीज़ आप याद रखें, मैं आपको बता दूं, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार एक क्रांतिकारी परिवर्तन है कंप्यूटर के क्षेत्र में। क्या विशेषता थी माइक्रो कंप्यूटर की, जैसा कि नाम माइक्रो मतलब छोटा। पहले शुरू में एक कमरे के आकार के कंप्यूटर हुआ करते थे, लेकिन ये माइक्रो कंप्यूटर एक टेबल पर रखा जाने वाला बहुत छोटा आकार का कंप्यूटर हो गया दोस्तों।
कम कीमत हो गई इसकी, माइक्रो प्रोसेसर बहुत आसानी से बनने लगे इसका। तो फिर वो बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब जैसी चीज़ें, ट्रांजिस्टर जैसी चीज़ें नहीं लगने लगी, तो सस्ता भी पड़ा। व्यक्तिगत उपयोग के लिए इसको लोग खरीदने लगे, ये इसकी विशेषता हो गई। पर्सनल कंप्यूटर ये कहलाता है, किसी भी घर में, विद्यालय में, महाविद्यालय में, दफ्तरों में ये आसानी से देखा जा सकता है, जिसे हम आगे डेस्कटॉप कंप्यूटर के रूप में भी पढ़ेंगे। ये वही है डेस्कटॉप कंप्यूटर मित्रों, माइक्रो कंप्यूटर का ही एक रूप है। इसमें एक ही सीपीयू होता है, ये मैं आपको बता दूं। आगे जो हम कंप्यूटर पढ़ेंगे उसमें एक से अधिक सीपीयू वाले कंप्यूटर भी आएंगे, जैसे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, और मिनी कंप्यूटर में भी एक से अधिक सीपीयू लगाए जाते हैं, और सुपर कंप्यूटर में तो पैरेलल प्रोसेसिंग चलती है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसकी क्षमता होती है 1,00,000 गणनाएं पर सेकंड, यानी कितनी स्पीड है ना। हम तो जोड़ते ही रहते हैं 15 और 7 22 और 9, फिर देखो अटक गया मैं 31, तो ऐसे परेशानी आ जाती है हमें, लेकिन यहाँ नहीं आती है, उसको बहुत फास्ट गिनती करता है, गणना बहुत फास्ट करता है। उपयोग कहाँ कहाँ, तो भैया घर पे कर लो, विद्यालय, दफ्तर, व्यवसाय, कहीं भी कर लो। कार्य क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग, फाइल मेंटेनेंस करना, डाटा विश्लेषण करना, ये सब यूजेस हो गए इसके। उदाहरण यदि हम देखें, उदाहरण आप एक एक लिखना पड़ेगा अगर वहाँ 2 मार्कर में आता है तो। एप्पल मैक, IBM iMac, ठीक है, ये हो गया हमारा माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। अब आ जाते हैं मिनी कंप्यूटर पर। दोस्तों मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक स्पीड और मेमोरी वाला कंप्यूटर था, हालांकि इसकी कीमत कुछ अधिक थी। आगे यदि हम बढ़कर देखें इसकी विशेषताओं को, तो यह एक से अधिक सीपीयू वाला कंप्यूटर था। स्पीड बढ़ानी है इसलिए सीपीयू ज़्यादा कर दिए। सुपर चिप का उपयोग इसमें किया गया था, और इसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर लगाए गए थे। यदि सीपीयू अधिक है तो माइक्रो प्रोसेसर भी अधिक रहेंगे या नहीं रहेंगे, निश्चित रूप से रहेंगे मिनी कंप्यूटर में। अब इसकी उपयोगिता क्यों है, क्यों एक से अधिक सीपीयू लगाने पड़े, हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर था तो मिनी कंप्यूटर बनाने की क्या आवश्यकता थी। ये बात अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आप मिनी कंप्यूटर को आसानी से लिख भी दोगे। देखो, अधिक डाटा जब प्रोसेस करना हो तो जो माइक्रो कंप्यूटर है वो अक्षम हो जाता है, उसमें सीमित मेमोरी होती है, एक ही सीपीयू होता है। लेकिन जब किसी कंपनी में प्रति व्यक्ति अलग अलग कंप्यूटर चल देने हो तो कितने सारे माइक्रो कंप्यूटर लाने पड़ेंगे, उसकी अपेक्षा क्या करेंगे, एक बड़ा मिनी कंप्यूटर लगा दिया जाएगा जो अधिक दक्ष रहेगा, अधिक किफ़ायती रहेगा, और उससे जोड़ दिया जाएगा अन्य कंप्यूटरों को, यानी एक बड़े सीपीयू से अन्य सीपीयू को जोड़ दिया जाएगा। तो जो मेन प्रोसेसर जो होता है वो हब, वो काम करता रहेगा। अब यदि हम कार्य देखें क्या क्या कार्य करता है ये, तो वेतन पत्र तैयार करना, वित्तीय खातों का रखरखाव करना, बिक्री विश्लेषण करना, उत्पादन विश्लेषण करना, ये बहुत बड़े काम है, थोड़े वृहद स्तर पर संचालित किए जाते हैं। और हम उदाहरण देखें मिनी कंप्यूटर का तो PDP-8, AS-400 और RISC 6000। AS मतलब आप मेरे नाम से याद रख लो, आनंद शर्मा। 400 रुपये जेब में रखने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन 6000 में लेके घूमूंगा तो रिस्क रहेगी, है ना, गिर जाएगा तो मम्मी घर पे मारेगी, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो मिनी पॉकेट रखो, ठीक है। 400 ठीक है आनंद भाई, रिस्क है, चाहे 6000 नहीं रखेंगे, 2 याद रह जाएंगे आपको इस हिसाब से, मैंने तो ऐसे याद किए हैं, आप अपने हिसाब से देख लो। मेन फ्रेम कंप्यूटर हम आप समझ लेते हैं मित्रों, अत्यधिक स्टोरेज क्षमता और अत्यधिक गति वाला ये कंप्यूटर है। पेरिफेरल यंत्रों को वृहद रूप में जोड़ा जाता है, यानी इसके साथ में सहायक पेरिफेरल उपकरण किन्हें बोलते हैं, जो साथ में जुड़े होते हैं ना, जैसे कैमरा, माइक्रोफोन, स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, पेरिफेरल यंत्र बहुत सारे जुड़े होते हैं इसमें। अधिक मात्रा में डेटा को तीव्र प्रोसेस करने की क्षमता इसमें होती है। सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है ये, यानी ये एक हब के रूप में काम करता है और इससे बहुत सारे कार्यालय के कंप्यूटर जोड़ दिए जाते हैं। ये मल्टी यूज़र कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है, यानी एक साथ एक से अधिक यूज़र इसको एक्सेस कर सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। टाइम शेयरिंग तथा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें लोड होता है। दोस्तों जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो मैं इन सब की चर्चा आपके सामने करूंगा कि क्या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और क्या मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो आप निश्चिंत रहिए, बस इसकी मेन फ्रेम कंप्यूटर की विशेषता के तौर पर एक बिंदु याद रख लीजिए।
आगे बढ़ते हैं। मैंने छोटे से बार ग्राफ के माध्यम से आपको बताना चाहा है कि माइक्रो, मिनी और मेनफ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो किस प्रकार से स्टोरेज और गति में एक दूसरे से तुलना दर्शाते हैं। तो जो माइक्रो कंप्यूटर की स्टोरेज व गति सबसे कम होती है, फिर मिनी कंप्यूटर की उससे थोड़ी अधिक होती है, और फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर की होती है। तो आप आंसर राइटिंग में भी इस प्रकार के इन्हें क्या बोलते हैं, उसको नवाचार करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे नवाचारों को आपको सीखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर की। नाम से सुपर, आप बोलते हो ना कोई अच्छे काम पर कि सुपर, ये तो सुपर काम हो गया, तो ये सुपर काम है। पैरेलल प्रोसेसिंग, समानांतर क्रम में सीपीयू को जोड़ दिया जाता है और एक साथ मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग चलती है। इसमें बहुत सारा स्टोरेज होता है और स्पीड भी अत्यंत तीव्र, 1000 गुना, लाख गुना ज़्यादा स्पीड होती है एक सामान्य कंप्यूटर से। सुपर कंप्यूटर लाखों गुना अधिक स्पीड होती है। अब एक चर्चा का विषय यह है कि सुपर कंप्यूटर, ये बिंदु आपको लिखना ही है वहाँ पर, बहुत महत्वपूर्ण है, आईएमपी कर लो। ये नॉन वॉन न्यूमैन सिद्धांत पर आधारित है। वॉन न्यूमैन क्या, एक कंप्यूटर के जानकार वैज्ञानिक थे, तो उनके नाम पर एक सिद्धांत को कहा है। अब क्या है वॉन न्यूमैन सिद्धांत, और इस वॉन न्यूमैन सिद्धांत के विपरीत काम करता है सुपर कंप्यूटर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन शब्द आगे लगा दिया, नॉन वॉन न्यूमैन। वॉन न्यूमैन एक कंप्यूटर विद थे, ठीक है मित्रों, इनके ने सिद्धांत इनके नाम पर रखा गया। तो क्या सिद्धांत है, वॉन न्यूमैन का जो सिद्धांत है वो कहता है एक सीपीयू द्वारा एक स्ट्रीम को एग्जीक्यूट करना। यह परंपरागत एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी अवधारणा है जिसमें सीपीयू क्या करता है, प्रोग्राम को एक स्ट्रीम में एग्जीक्यूट करता है, यानी एक साथ एक से अधिक प्रोग्राम नहीं चलेगा। जब एक प्रोसेसिंग पूरी हो जाएगी, उसका आउटपुट प्राप्त हो जाएगा, तो फिर कंप्यूटर को दूसरा इनपुट दिया जाएगा। तो जो सुपर कंप्यूटर है वो नॉन वॉन न्यूमैन, मतलब एक साथ एक से अधिक इनपुट दे सकते हैं, साथ साथ प्रोसेसिंग चल सकती है पैरेलल, तभी तो स्पीड ज़्यादा है इसकी। समझ चुके हैं आप सभी। सुपर कंप्यूटर में अनेक एएलयू व सीपीयू के भाग होते हैं, बहुत सारे। प्रत्येक एएलयू एक निश्चित क्रिया हेतु फिक्स होता है कि भाई इस प्रकार की अगर इनपुट मिलेगा तो ये वाला एएलयू करेगा, है ना, ऐसा होता है। एएलयू एक साथ पैरेलल प्रोसेसिंग, मैंने यहाँ पीपी लिख दिया है शॉर्ट में, पैरेलल प्रोसेसिंग करने के लिए जाने जाते हैं। अब कहाँ उपयोग होता है भाई साहब सुपर कंप्यूटर का, थोड़ा ये भी लिखना पड़ेगा हमें अपने नोट्स में, क्योंकि प्रश्न तो बन जाएगा वहाँ पर। सुपर कंप्यूटर का उपयोग बताइए। वैज्ञानिक शोध बहुत आवश्यक और अनिवार्य घटक बन गया है आज। वैज्ञानिक शोध, हम मौसम के पूर्वानुमान लगाना, जलवायु परिवर्तन के पूर्वानुमान लगाना अंतरिक्ष गतिविधियों में, तो ये वैज्ञानिक शोध में काम हो रहा है। बीमारियों का पता लगाना इत्यादि सब में सुपर कंप्यूटर। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी साहब, ये तो बहुत आजकल प्रतिस्पर्धा का विषय बन चुका है विभिन्न राष्ट्रों के बीच। मौसम की भविष्यवाणी, उच्च गुणवत्ता के एनिमेशन वाले चलचित्रों का निर्माण करना, ये भी सुपर कंप्यूटर कर रहा है, ठीक है साहब। जटिल गणना यदि करना हो तो सुपर कंप्यूटर को उपयोग में लाया जाता है। ये तथ्य आप याद रखेंगे। भारत में सीडेक द्वारा परम नामक सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था सबसे पहले। तो पहला सुपर कंप्यूटर परम था। सीडेक कौन है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, है ना, पुणे में इसका मुख्यालय है। ये भी 2 मार्कर में आ जाए तो लिख देना, लिख दोगे, मुझे पूरा विश्वास है आप पर। अब इसका विकसित रूप परम 10,000 भी तैयार हो चुका है और भारत का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ईका है, ईका। इसके बाद भी कोई बन गया हो तो प्लीज़ अपडेट कर लें और कमेंट में मुझे भी बता दें। अन्य सुपर कंप्यूटर के उदाहरण मैंने यहाँ नीचे लिखे हैं। क्रे2, क्रे एक्स MP24, नेक 500, ठीक है दोस्तों। ये सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर जो थे उनको हमने चर्चा में ले लिया है दोस्तों। अभी तक हमने मिनी, मेन फ्रेम, माइक्रो और ये सुपर, ये हायरार्की में मैंने जमाया है पद सोपानवत। क्यों, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको पहले पढ़ना जरूरी है। अब ये कुछ अलग टाइप ऑफ कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर हैं, इनको हम चर्चा में लेने वाले हैं। जैसे इम्बेडेड कंप्यूटर, इम्बेड किया हुआ कंप्यूटर, मतलब कोई एक विशेष पर्पस है आपका। जैसे भंडारा में नाचे मारी बीन नहीं रहे, आपने गाना सुना है, इस प्रकार के गाने नचवाने हैं, शादी में बनवाना है साहब, ठीक है। तो क्या करोगे, एक ऐसा कंप्यूटर बनाओगे, उसमें वो गाने लोड करोगे, बहुत सारे स्पीकर्स उसके साथ में जोड़ दोगे, है ना, इनपुट के लिए कुछ साधन बना दोगे, प्लेलिस्ट
ये सब चीज़ें करना एम्बेडेड कंप्यूटर है। पूर्व निर्धारित कार्यों के लिए सहायक उपकरण जोड़ दो उसमें। जैसे मान लीजिए आपको मृदा परीक्षण करना है, तो मृदा परीक्षण के लिए कुछ जो रसायन मिला करके वो जो प्रयोगशाला की जो मशीन है ना, वो आप वो कंप्यूटर के साथ जोड़ दोगे और उसका वो आउटपुट देती रहेगी। तो ये एम्बेडेड कंप्यूटर कहला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप का तात्पर्य क्या है? डेस्क पर जमा दो, टेबल पर। पर्सनल कंप्यूटर का लोकप्रिय रूप है। आप कहीं भी जाओगे, आप कंप्यूटर पर किसी भी कार्यालय में जाओगे तो वहाँ टेबल पर रखा एक कंप्यूटर नज़र आएगा, वही है डेस्कटॉप कंप्यूटर। और ये पर्सनल कंप्यूटर का ही एक लोकप्रिय रूप है दोस्तों, और ये माइक्रो कंप्यूटर का ही एक प्रकार है, वही है माइक्रो कंप्यूटर ही। मैंने यहाँ चित्र भी बनाया है टूटा फूटा, आप देख सकते हैं। ये है ना, सीपीयू लगा है बगल में, कीबोर्ड और पाम है ना। ये पाम टॉप तो अलग चीज़ है, पाम टॉप तो अगला वाला है, इसको हटा दो यहाँ से। तो ये डेस्कटॉप ऐसे पाम टॉप, पाम मतलब हथेली, हथेली में है ना, पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर है, सर्वाधिक कहीं भी ले जाओ इसको, हथेली पे रख के चलाओ। तो ये भी एक माइक्रो कंप्यूटर का ही रूप है। लैपटॉप की बात करो तो बिल्कुल गोद में रख लो साहब, गोद में रख करके चला रहे हैं, माइक्रो कंप्यूटर का रूप है। आप लिख ही दोगे। एक सीपीयू होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस इसी में समाहित होते हैं ना, क्या अलग से डोरी लगानी पड़ती है। फिर भी लोग बाग लैपटॉप में अलग से कीबोर्ड को संयोजित करते हुए मैंने देखा है, क्योंकि उसके बटन ख़राब ना हो जाए इस डर से। टैबलेट की बात करें, टैबलेट पीसी, ये क्या होता है? ये भी पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर का रूप है। आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। ये थोड़ा मोबाइल से 2 गुना बड़ा होता है। मैंने पढ़ते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है इस पर। इसमें इनपुट डिवाइस के लिए डिजिटल पेन का उपयोग किया जाता है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। माइक्रोफोन, स्पीकर आदि संयोजित होते हैं इसमें दोस्तों, पहले से ही लगे हुए होते हैं, तो आवाज़ आ सकती है, वीडियो देख सकते हो। वर्क स्टेशन, क्या है वर्क स्टेशन? ये भी एक प्रकार का, क्या है, एक प्रकार सॉरी, माइक्रो कंप्यूटर के आकार का लेकिन अधिक शक्तिशाली। ठीक है, आकार वही है लेकिन शक्तिशाली ज़्यादा है वर्क स्टेशन। जटिल कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि आपको ज़्यादा मेमोरी वाला डाटा करना है, डाउनलोड प्रोसेस करना है, तो फिर वर्क स्टेशन के रूप में कंप्यूटर को डेवलप किया जाता है। सिंगल यूज़र लेकिन कार्यक्षमता मिनी कंप्यूटर जैसी होती है। ये सिंगल यूज़र सिस्टम है, यानी सीपीयू इसमें एक ही होता है, लेकिन ये मिनी कंप्यूटर जैसी क्षमता वाला कंप्यूटर होता है, यानी इसकी जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो अधिक हेवी होता है, ऐसा मान लीजिए आप। तो इसे वर्क स्टेशन कहा जाता है। वर्तमान में इसके प्रचलन में कमी आ रही है। क्यों कमी आ रही है साहब? क्योंकि उन्नत माइक्रो कंप्यूटर अब आने लगे हैं, इसलिए वर्क स्टेशन का प्रचलन अब कम हो गया है। तो ये था हमारा कंप्यूटर का प्रकार। हमने आज की क्लास में कंप्यूटर की विशेषताओं को भी लिया है, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है तो 2-3 मिनट में ये भी डिस्कस हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। कल हम कंप्यूटर की पीढ़ियों को पढ़ेंगे, तो देख लेते हैं क्या विशेषताएं। देखो साहब, तीव्र गति, कितनी तीव्र गति है कंप्यूटर की, है ना। आप सोचते हो इतनी देर में तो वो कर ही देता है काम, तो इसमें आप लिख देना 2 लाइन, ये तीव्र गति 7 नंबर में आ सकता है, और कुछ नहीं, बड़ा नहीं आएगा ये। ठीक है, तो मैंने 7 ही विशेषता इसकी लिख दी है। 7 विशेषताओं को 2-2 लाइन लिख देना, काम हो जाएगा। शुद्धता, अगर आप इनपुट गलत दोगे तो ही आउटपुट गलत आएगा, अदरवाइज शुद्धता का ध्यान कंप्यूटर रखता है, ये कभी गलती नहीं करता है। स्वचालन, एक बार आपने कोई प्रोग्राम डाल दिया तो वो स्वचालन पर आधारित रहेगा। आप कितने ही दुखी हैं, कितने ही अर्जेंट है, अगर कंप्यूटर को आप चालू करोगे तो आपका वेलकम करेगा, फिर पासवर्ड मांगेगा, यानी वो स्वचालन वाली प्रोसेस है उसमें। हालांकि इसको सीमा के रूप में भी देखा जाता है, और इसके शॉर्टकट जैसी चीज़ें भी हम वो चर्चा में आ रही है कि इसको स्किप। पर कंप्यूटर स्वचालित मशीन है। कर्मठता, क्या मतलब है इसका? कर्मठ, आपने सुना होगा ना, विधायक और सांसद का चुनाव जब होता है तो दीवारों पे लिखते हैं कर्मठ सेवाभावी मिलनसार। तो कर्मठ का मतलब है जो कभी थके ही नहीं, दिन में तो दिन में, रात में भी काम करेगा, करता रहेगा, कर्मठ है, थकान उसको नहीं आएगी, बहुत कर्मठ है, बिना थके काम कर सकता है। सार्वभौमिकता, यानी आप छत पे चला लो, आप आंगन में चला लो, अफ्रीका में, अमेरिका में, भारत में, कहीं भी कंप्यूटर है वो काम करेगा। मना नहीं करेगा कि मैं तो वहाँ ब्रिटेन में नहीं रहूँगा, भारत में क्यों बनाया मुझे, ब्रिटेन में थोड़ी चलूँगा, मुझे तो इंडिया में रह के काम करना है। और सभी जगह उपयोग भी आ रहा है, तो सार्वभौमिकता ये भी है, सभी जगह सर्वत्र। और दूसरी चीज़ है, गणना में कोई त्रुटि नहीं आएगी कि भाई आपने ऑस्ट्रेलिया में जाके गणना करी तो नहीं, यहाँ तो मैं आंकड़े को सही नहीं दूंगा, नहीं, वो उसका काम। तो ये सार्वभौमिकता हो गई। विश्वसनीयता, इस पर हम विश्वास कर सकते हैं आंख बंद करके, क्योंकि ये गलतियाँ नहीं करता। ये शुद्धता से जुड़ा हुआ एक विशेषता है।
ठीक है, आप समझ गए हैं। इसके बाद उच्च स्मृति क्षमता, क्या है ये उच्च स्मृति क्षमता? समझ गए आप? समझ गए। इतनी बड़ी बड़ी मेमोरीज आ चुकी हैं, अब बहुत सारा डाटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये उच्च स्मृति क्षमता है। हम तो थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं, ये नहीं भूलता है। आपने एक बार सेव कर दी अगर तो कर दी फिर। तो ये 7 विशेषता है मेरे दोस्तों, एक बार रिपीट करो। तीव्र गति, शुद्धता, स्वचालन, कर्मठता, सार्वभौमिकता, उच्च स्मृति क्षमता और विश्वसनीयता। और भी आपके मन में आए तो कमेंट करके बताना। आज का हमारा पहला लेक्चर था यूनिट 2 का। धीरे धीरे हम इस यूनिट को फिनिश कर देंगे, जैसे हमने इतिहास की यूनिट 2 एमपी हिस्ट्री ख़त्म की है। और जैसे समय मिलेगा अन्य यूनिट्स पर भी मैं काम करना शुरू करूँगा। मेरी कोशिश है कि मेंस में जितना मेरा कंटेंट तैयार है वो आप तक शेयर करूँ, और आप नोट्स बनाते जाइए। टू द पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास वाला अप्रोच है मेरा। और आपके सुझाव आमंत्रित है, आप कमेंट करके मुझे बताइए क्या सुधार करने हैं। मुझसे जुड़े इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे अनुमति दीजिए, मिलेंगे कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, जय श्री राम।